यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन आईएएस का यहाँ पर मिनी टेस्ट नंबर यहाँ पर तीसरा रहेगा। ठीक है, मिनी टेस्ट यहाँ पर तीसरा है, इसका हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा सब्जेक्ट ये भी पॉलिटी का है। हम लोग पॉलिटी के जितने भी सब्जेक्ट थे, पॉलिटी का मतलब जितने भी यहाँ पर टॉपिक थे उस सब टॉपिक को यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से देखो, इससे पहले हम लोग कर चुके थे अपने जो डेली टारगेट था ना, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एमसीक्यूज किए थे। हर टॉपिक वाइज जितने टॉपिक करे थे उन टॉपिक के एमसीक्यूज भी किए थे, वो भी यहाँ से कर सकते हो। वो भी एक तरह से जो मिनी टेस्ट है उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट रखा गया था वो सब क्वेश्चन। ठीक है, वो हर टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन थे वहाँ पर। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोड इसका है 9137। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखो, कल काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बताया कितने यहाँ पर किसके मार्क्स आ रहे हैं। 50 आउट ऑफ 50 में कितने मार्क्स है किसके, तो यहाँ पर वैसे आप लोग यहाँ पर बताया करो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा, चलो मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए या फिर क्या करना है, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट दे सकूँगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, वित्तीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही होगा। वित्तीय यहाँ पर जो समिति है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ से सही है आपको बताना है। ठीक है, देखो पहला बोला है ऐसे इसमें लोक लेखा समिति को सतत अर्थव्यवस्था की समिति के रूप में वर्णित किया गया है। पहला गलत है, क्योंकि सतत अर्थव्यवस्था समिति जो होती है, जो ये क्या होती है, इसके रूप में प्राक्कलन समिति को जाना जाता है, ना कि लोक लेखा समिति को, तो गलत हो जाएगी। प्राक्कलन समिति के पास कैग की विशेषज्ञ सहायता का अभाव है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग ये लोक लेखा समिति पीएसी जो होती है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसकी सहायता करती है और प्राक्कलन समिति का नहीं करेगी, ये बात करेक्ट है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता और सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित तकनीकी की मामले की जांच करती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि ये संसदीय समितियाँ हैं जिसमें सांसद सदस्य होते हैं और ये अनिवार्य रूप से तकनीकी विशेषज्ञों की स्थायी समिति नहीं होती है। लोक लेखा समिति का स्वायत्त और अर्धस्वायत्त निकाय के खातों की जांच नहीं कर सकती है, यहाँ तक कि उन निकाय के भी नहीं जिनकी लेखा परीक्षक एक्ट द्वारा कर जाता है। तो तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि लोक लेखा समिति उन निकायों के खातों की जांच कर सकती है जिनकी लेखा परीक्षा एक्ट द्वारा की जाती है जांच, तो ये भी गलत होगा। तो सिर्फ करेक्ट आंसर बी करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में न्यायपालिका के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, मुंसिफ न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में निर्णय देता है, पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुंसिफ न्यायालय मुख्य रूप से दीवानी या सिविल मामलों में निर्णय देता है और फौजदारी जो क्रिमिनल होते हैं उसमें मामलों के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें होती हैं, पहली बात गलत है। जिला न्यायाधीश के पास दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में मूल अपीली अधिकार क्षेत्र होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो जिला न्यायालय होते हैं ये न्यायाधीश होते हैं जज डिस्ट्रिक्ट, जो ये क्या करते हैं, इनके पास दीवानी और फौजदारी जो वे सत्र न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं, तो दोनों मामलों की मूल अपीली क्षेत्र अधिकार होता है इसके पास। दोनों में से दूसरी बात करेक्ट है, पहला गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र शासित प्रदेश न्यायालय के संबंध में विचार करना है। केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। तीसरे का बोला है पहला, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा अनुच्छेद 239 ए के तहत की गई थी, पहली बात। तीसरे का यहाँ से क्या होगी, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 अधिनियम जो है उसके माध्यम से की गई थी और अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली विशेष राज्य के दर्जा उससे संबंधित है, तो गलत होगा। केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है, ये बात गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन में 241 अनुच्छेद जो है उसके तहत संसद कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात गलत हो जाएगी। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, फोर्थ का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, चौथे का पहला कथन यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर अमरावती आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय नवीनतम है अभी जो, ठीक है, उसके हिसाब से 25। सेकेंड बात है, राष्ट्रपति समय समय पर उच्च न्यायालय की शक्ति का निर्धारण करता है, सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति समय समय पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है, न कि उसकी शक्तियों का करता है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, शक्ति गलत हो जाएगी यहाँ से, शक्ति बात। तीसरी बात है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की
आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। 65 वर्ष की आयु सीमा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है। फोर्थ का आंसर एक यहाँ से सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस राज्य के अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य सौंप सकता है जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। पांचवें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है। अनुच्छेद 258 के तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के जो कार्यकारी और राज्य के जो सौंप सकता है उसको। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से केंद्र सरकार को ऐसे किसी विषय से संबंधित कर सौंप सकता है जिन पर राज्य की कार्यकारी शक्ति से विस्तार हो। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि 258A के तहत 258A के तहत राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से राज्य की कार्यकारी कार्य केंद्र को सौंप सकता है। दोनों बातें करेक्ट है। पांचवें का आंसर 1 2 C सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। छठा नंबर है, कौन सी लोकसभा अनन्य शक्तियां हैं? कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? छठे का आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये है, एक तो बजट में अनुदान मांग पर मतदान करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास होती है। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है छठे की। दूसरी, संविधान संशोधन विधेयक की पुनः स्थापना, ये बात गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 312 राज्यसभा की अनन्य शक्ति है। ओनली वन करेक्ट है। छठे का आंसर एक यहाँ से सही है ए। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है, मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संबंध में विचार करना है। पहली बात, 7वें का पहला है, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो प्रत्येक मंत्री को अलग से त्यागपत्र देने की आवश्यकता होती है। 7वें का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है और प्रत्येक मंत्री को अलग से त्यागपत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। पहला गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ है कि यदि कोई मंत्री परिषद के फैसले से असहमत है तो उसका बचाव के लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। सेकेंड बात सही है। ठीक है, यदि कोई मंत्री असहमत है तो उसे त्यागपत्र देता है। ठीक है, जैसे बी आर अम्बेडकर ने दिया था। तीसरी बात है, संविधान में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व के संबंध में कोई उपबंध नहीं है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों के लिए कोई भी यहाँ पर विधिक उत्तरदायित्व लीगल यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रणाली नहीं है और राष्ट्रपति के किसी सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्री प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। तो 2 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा, पहला गलत था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस या किन मामले में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है? आंसर हो जाएगा, एक तो संसद के सत्रावसान के संबंध में दे सकता है। ठीक है, इसमें सलाह देता है। दूसरी बात है, लोकसभा के विघटन के संबंध में भी देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसी समय भी राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश दे सकता है। नियंत्रक मालिका परीक्षा की नियुक्ति के संबंध में भी दे सकता है। ये बात क्या होगी? करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 डी करेक्ट है, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यों के मध्य जो सीमा है अवरोध उसके हटाने के उद्देश्य से 301 अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान ये प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र सर्वत्र व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता होगी, लेकिन कुछ अपवादों के साथ। ठीक है, परिच्छेद में विचार करना है। पहला बोला है, संसद लोक हित के लिए राज्य में मध्य व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित कर सकती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 9 का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 की पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 302 के तहत संसद लोकहित में राज्य के माध्यम से सरकार जो है उसमें व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। संसद द्वारा भारत के किसी भी भाग पर माल की कमी के मामले में एक राज्य दूसरे राज्य पर वरीयता दे सकती है। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि आर्टिकल जो 303 है, ठीक है, 303 के अनुसार संसद समांतर राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करती है, लेकिन यदि भारत किसी भी हिस्से में माल की कमी हो तो वह एक राज्य दूसरे राज्य में वरीयता दे सकती है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन 10 है, संसद
सदस्य को संसद सदस्य को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में विचार करना है। उन्हें संसद के सत्र के दौरान सिविल और दंडिक दोनों अपराधिक के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। 10वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये गलत है, क्योंकि संसदों को नागरिक सिविल मामले में सत्र के दौरान गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है, लेकिन आपराधिक जो क्रिमिनल मामले हैं उससे निवारक निरोध के मामले में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में निर्णय करने का अंतिम अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि सदन के जो विशेषाधिकार है उसके उल्लंघन या अवमानना के मामले में निर्णय लेने का अधिकार अंतिम अधिकार होगा सदन के पीठासीन जो अधिकारी होते हैं उसके पास होता है। ठीक है, दूसरी बात करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन 11 आते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत का संविधान राज्य सरकारों को केवल घरेलू स्रोत के उधार लेने का अधिकार देता है। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, 11वें क्या है, पहली बात यहाँ से इसकी सही है। दूसरा बोला है, यदि संघ द्वारा राज्यों को दिए गए किसी उधार का कोई भाग बकाया है तो राज्य संघ की सहमति से कोई भी अनुधार नहीं ले सकेगा। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि आर्टिकल 239(3) के अनुसार यदि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण का कोई हिस्सा बकाया है तो राज्यों को नया ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। सही बात है। तीसरा, कराधान की अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास निहित होती हैं। तीसरी बात क्या होगी, करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 248 के तहत 248 के तहत कर लगाने की अवशिष्ट शक्तियां जो तीनों सूची में नहीं है संसद के पास होती है। ठीक है, 1 2 3 सभी करेक्ट है। आंसर 12वें का 1 2 3 सॉरी 11वें का 1 2 3 डी। ठीक है, 11 नंबर चल रहा है। क्वेश्चन 12 आते हैं। संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में विचार करना है। पहला, विधानसभा राज्य सूची के 3 विषय लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि को छोड़कर राज्य के सूची के समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा की जाती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री अन्य नियुक्ति जो होती है उपराज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तीसरा, उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का मत अभिभावी होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के मत विभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का मत अभिभावी होगा। ये बात गलत होनी चाहिए। उपराज्यपाल उसके मंत्रियों के मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का मत अभिभावी होगा। उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के मत विभेद की स्थिति में उपराज्यपाल को, ठीक है, बात गलत नहीं है, सही है। ठीक है, तीसरा सही है, मुझे डाउट हो रहा था इस पर, लेकिन पहला और तीसरा सही है इसका। ठीक है, 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा, लेकिन 1 और 3 ऑप्शन नहीं है, कुछ इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये हम लोग जो कर रहे हैं उसमें मिस्टेक है कुछ। पहला तो सही था। ठीक है, इसमें इसी स्टेटमेंट में मुझे डाउट है थोड़ा सा। उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के मत जो मन में उपराज्यपाल, यहाँ पर ये गलत होगा वैसे स्टेटमेंट तीसरा। ठीक है, तीसरा सही नहीं है, तीसरा गलत ही होगा स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि इसमें उपराज्यपाल का मत अभिभावी होगा। ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, पहला भी दूसरा भी गलत था, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। एक यहाँ से बात सही है। एक बार इस स्टेटमेंट को देख लेना, या तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट रहेगा ना, इसको आपको मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, वैसे गलत है स्टेटमेंट ये, राइट। एक और एक सही है, सिर्फ एक आंसर होगा यहाँ से, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार स्टेटमेंट को मैं फिर से देख लूँगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 13 आते हैं, 13 नंबर। 13 बोले, निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष नहीं करते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा नहीं करते हैं, जो करेक्ट आंसर 13 का बी, गैर सदस्यों के विधायकों और संकलन जो संकल्प संबंधी समिति है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, हाँ तीसरा देखो इसलिए गलत होगा, याद आ गया कि मतभेद की स्थिति में राज्यपाल के को राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति इसका अंतिम निर्णय लेता है ना।
इस वजह से 12वां गलत था। आते हैं 12वें पे। देखो 12वां इसलिए गलत था, मुझे भी डाउट है इसको लेकर के कि यहाँ पर जो मतभेद की स्थिति राज्यपाल के मामले में राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, ये इस वजह से गलत होगा। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से किन समिति की की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष नहीं करते हैं? करेक्ट आंसर होगा गैर सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्पों की संबंध समिति। बी आंसर 13 का सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और समान प्रयोजन समिति की अध्यक्षता स्वयं लोकसभा अध्यक्ष करता है और गैर सदस्यों की विधेयक की जो संकल्प संबंधी समिति होती है इसकी अध्यक्षता आमतौर पर लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 14 है, 14 नंबर, प्रधानमंत्री पद के निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं पहली बात यहाँ से। पहला बोला, किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया सकता जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। ये बात तो गलत हो जाएगी आपकी। क्या होगी? पहली बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि व्यक्ति संसद का सदस्य है या नहीं है उसको 6 महीने के भीतर यहाँ पर नियुक्त कर सकते हो तो बन सकता है वो, लेकिन पहली बात गलत हो जाएगी। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी आधार पर पद हटा नहीं सकते हैं। सेकेंड बात भी गलत है। हालांकि यहाँ पर बहुमत वो पद पर रहता है लेकिन किसी भी आधार पर नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा। ये पॉइंट गलत है यहाँ से, क्योंकि संवैधानिक नैतिकता या अन्य कानूनी जटिलताओं की स्थिति में इसको अलग अलग हो सकते हैं चीज़ें। बात गलत हो जाएगी। दोनों बातें गलत हैं। आंसर डी, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन 15 है, मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। 15 पहला है यहाँ से 15 का। ये बोला है सभी मंत्री को पद की शपथ लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है। पहली बात गलत है। मंत्रियों के पद की शपथ, गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर कि किसको नियुक्ति करना है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल 75 का जो 3 है इसमें यह बताया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि पूरे संसद दोनों सदनों के प्रति। दोनों गलत है। आंसर डी। क्वेश्चन 16 नंबर है, प्रधानमंत्री के पद के संबंध में विचार करना है। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना चाहिए। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को पहले नियुक्त कर सकता है और फिर उसे उचित समय के लिए भीतर बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। राइट। सेकेंड बात है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। बात एकदम सही है। आर्टिकल 75 2 के आंसर। राइट, ओनली 2 करेक्ट है बी। क्वेश्चन 17 आते हैं। क्वेश्चन 17 है, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एक तरफ सभी राज्य और दूसरी तरफ केंद्र के बीच असमान सत्ता हिस्सेदारी के कारण भारतीय संघवाद को असम्मित कहा गया है। पहली बात 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, सही है। दूसरा, सार्वभौमवाद 1994 में पहली बार संघवाद को मूल संरचना के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया था। सेकेंड बात भी सही है। ठीक है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। 17 का आंसर 1 और 2 सी। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से किन विषयों पर संबंध में जो विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद में नहीं होती है, ना कि राज्य विधानसभा में। ठीक है, इसको लेकर के पहली बात है बोला है, किसी राज्य में नियोजन हेतु निवास को एक अनिवार्य शर्त के रूप में निर्धारित करना होता है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, आर्टिकल 16(3) के तहत यहाँ पर केवल संसद कोई कानून बना सकती है। सेकेंड बात है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को सशक्त करना। ये भी बात करेक्ट हो जाएगी आर्टिकल 32 का 3 के तहत। तीसरी बात है, निवारक निरोध पर कानून। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि निवारक निरोध पर कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, बशर्ते वे अपनी अपनी सूचियों पे सहमत हों। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की विशेषता बताता है? आंसर हो जाएगा 19 का। एक तो पहला, उच्चतम न्यायालय के निर्णय संबंधी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। पहली बात करेक्ट है, आर्टिकल 141 के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा है, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण होना। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये राज्य का नीति निषेध तत्व, लेकिन ये न्यायिक व्यवस्था
कि एकीकृत होने की विशेषता नहीं बताता है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलों से सुनवाई की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये अदालतों के पदानुक्रम और एकीकरण को दर्शाता है। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 19 का आंसर सी। क्वेश्चन 20 है 20 नंबर। केंद्र राज्य संबंध विभिन्न मुद्दों की गहन जांच हेतु एक समिति का आयोग का गठन किया गया था। इसने प्रथम बार संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस समिति के आयोग की निर्दिष्ट कर सकता है, निर्दिष्ट किया गया है। आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 1966 में गठित इस आयोग ने पहली बार ये सिफारिश की थी कि जिससे बाद में सरकारी आयोग द्वारा 1990 में दोहराया गया था। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 20 में। अच्छा 20 हो गए, 21 में आते हैं 21। निम्नलिखित मापदंड से किसके या किनके आधार पर राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री पद प्रतिष्ठा में समकक्ष होते हैं। आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर। एक तो शपथ लेने में, सही बात है, शपथ लेने में क्या होगा, दोनों के लिए शपथ प्रारूप प्रक्रिया समान होती है। निष्कासन करने में मतलब यहाँ पर दोनों अपने कार्यकारी प्रमुख प्रशासन पर धारण करेंगे, है। तीसरी बात है लोकसभा प्रति जवाबदेही। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य मंत्री होते हैं ये राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि लोकसभा के प्रति। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। 1 2 करेक्ट है बी। क्वेश्चन 22 है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, इसको लेकर के क्वेश्चन है। वित्तीय शक्तियों के बारे में विचार करना है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को केवल उसकी पूर्व सहमति के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि राज्य विधानमंडल धन विधेयक जो मनी बिल होता है राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया सकता है, आर्टिकल 207 के तहत। ठीक है, याद रखना है। वह राज्य की संचित निधि के अग्रिम प्राप्त कर सकता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि राज्यपाल संचित निधि से नहीं बल्कि आकस्मिक निधि, ठीक है, उससे अप्रत्याशित खर्चों के लिए अग्रिम ले सकता है, एडवांस ले सकता है। अग्रिम मतलब होता है एडवांस। ठीक है, सेकेंड गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 23 है निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं कर सकती है, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया सकती है। आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर ये संसदीय मामलों की समिति। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रधानमंत्री अध्यक्षता नहीं करते हैं संसदीय मामलों की समिति की। ठीक है, और राजनीतिक मामलों समिति इसकी करते हैं, आर्थिक मामलों की भी करेंगे और नियुक्ति समिति की भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर संसदीय मामलों समिति की अध्यक्षता नहीं करते हैं। ये कौन करता है, ये गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, 24 है निम्नलिखित में विचार करना है मंत्रिमंडलीय समिति और वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है। 24 पहला राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति गृह मंत्री, अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा पहला। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री करेंगे, गृह मंत्री नहीं करेंगे। दूसरी बात है सुरक्षा मंत्रिमंडल, सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति, रक्षा मंत्री गलत है, ये भी प्रधानमंत्री करेंगे। आवास और पर मंत्रिमंडल समिति ये कौन करेगा, ये गृह मंत्री करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। तीनों बातें गलत हैं। आंसर 24 का से कितने सम्मिलित हैं, कोई नहीं सम्मिलित है, डी 24 का आंसर होगा। 25 है निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के राष्ट्रीय जो राजधानी है इसमें क्षेत्र सिटी के बारे में घटनाओं का सही क्रम कौन सा होगा, कालक्रम देखते हैं। 25 का पहला बोला है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन किया गया था। ठीक है, तो पहला क्या होगा 25 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से पहले आपका कौन सा आएगा कथन, पहले आएगा आपका दिल्ली भाग जो है सी, इसमें केंद्र द्वारा प्रशासित राज्यों के अंतर्गत आना। ठीक है, तो पहले दूसरा नंबर आएगा आपका। उसके बाद दूसरा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1950 है, 1950 में हुआ था। उसके बाद आपका आएगा तीसरा नंबर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संघ शासित प्रदेशों दिल्ली को गठन हुआ था। ठीक है, तीसरा आएगा उसके बाद, तीसरा मतलब 1956 में, राइट, 50 और 56। उसके बाद आपका आएगा कौन सा, चौथा आएगा दिल्ली महानगर परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था, ये किया गया था 1966। ठीक है, 50, 56 और 66 4 हो गया। उसके बाद पहला आपका आएगा 69वां संविधान संशोधन, तो ये कब हुआ था 1991 में, तो सबसे लास्ट में ये होगा। तो 2 3 4 1 इसका आंसर होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 किधर है, सी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय संसद
के संबंध में लोकसभा का विघटन हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर जो है वो समाप्त हो जाते हैं। पहला 26 की पहली बात यहाँ से ये बोला है कि ऐसा एक विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया हो लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन हो, ये क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। सही बात है। दूसरी बात, ऐसा एक विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है, विधेयक समाप्त नहीं होता है। सभी लंबित आश्वासन जिनकी सरकारी आश्वासन संबंधी समिति द्वारा जांच की जानी शेष होती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, 26 की ये करेक्ट है। सभी लंबित आश्वासन जिनकी जांच शेष है वे समाप्त हो जाते हैं। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है। 26 का आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 27 नंबर। संसद के सदन में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को पुनर्स्थापित करने संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसी सदन में पुनर्स्थापित करने के लिए 1 माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मंत्रियों के लिए 7 दिन होता है। ठीक है। दूसरी बात है, इसी संबंध शुक्रवार को पुनर्स्थापित किया जाता है और इस पर चर्चा की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। कोई सदस्य एक सत्र में 4 से अधिक विधेयक पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि लोकसभा के नियम के अनुसार एक सदस्य एक सत्र में 3 से अधिक विधेयक पेश नहीं कर सकता है। प्रश्न में 4 से अधिक लिखा है तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1 2। 28 है, भारतीय संघवाद की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की जा सकती है किसमें। आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर ये राज्यों के सरकारों के शक्तियों का संवैधानिक हस्तांतरण में। ठीक है, सी आंसर 28 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संघवाद की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या ये कि इसमें शक्तियों का संवैधानिक हस्तांतरण केंद्र राज्यों के बीच होता है। ये राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है ना। 29 नंबर है। 29 है, राज्यपाल के पद के संबंध में विचार करना है। निर्सदनीय विधायिका के मामले में राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश विज्ञापित कर सकता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 213 213 ठीक है, इसके तहत यदि राज्य में द्विसदनीय विधायिका है तो राज्यपाल अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब दोनों में से कोई एक भी सदन सत्र में ना हो। केवल दोनों लिखा तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, अध्यादेश कब जारी करेगा, 213 के तहत ये राज्यपाल करता है, लेकिन जो राष्ट्रपति करता है वो कितने के तहत करेगा, 123 के तहत। 123 और 213 याद रखना है। ठीक है, पहला गलत है। सेकेंड, उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त होती है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि आर्टिकल 361 के तहत राज्यपाल को अपने आधिकारिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत कानून उन्मुक्ति प्राप्त है। ओनली 2 करेक्ट है। 29 का क्वेश्चन 30 है, राज्यसभा के संबंध में विचार करना है। स्वतंत्रता के बाद से केवल एक बार राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी मतदान किया गया है। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ने आज तक के कभी भी निर्णय मत का प्रयोग नहीं किया है। केवल एक बार कहना गलत हो जाएगा। यहाँ से पहली बात गलत हो गई। इसने कभी किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि राज्यसभा ने 2011 में न्यायमूर्ति सौमित्र सेन को हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि उन्होंने लोकसभा में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। ये कहना कि कभी स्वीकार नहीं किया तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, दोनों बातें गलत है। आंसर डी। 31 है, निम्नलिखित में से किस मामले में संबंध में लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार विस्तारित नहीं होता है। देखो, एक तो यहाँ पर नहीं होता है तलाक से संबंधित मामले को लेकर के। ठीक है, ये बात इसी करेक्ट है, क्योंकि लोक अदालतें वैवाहिक जो विवाद होते हैं उसको सुलझाती है, लेकिन तलाक जो होता है डिवोर्स उसके देने के अधिकार उनके पास नहीं है, क्योंकि वे एक न्यायिक डिग्री है। ठीक है, और भूमि अधिग्रहण और बैंक वसूली के मामले में इसके अंतर्गत आएंगे। केवल 2 करेक्ट है बी। 32, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता के संबंध में विचार करना है। किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता और प्रसंविधा से उत्पन्न होने वाला विवाद आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। 32 का पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि पूर्व संवैधानिक संधियों से उत्पन्न विवाद आर्टिकल 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए। पहली बात गलत हो जाएगी।
सिविल और आपराधिक मामलों में संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, आर्टिकल 132 के तहत। तीसरी बात, विशेष अनुमति याचिका संवैधानिक सहित किसी भी मामले में दी जा सकती है, ये बात गलत होगी। ओनली टू करेक्ट है, सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर, राज्य सूची के संसदीय विधान जो संबंध में विचार करना है। जब राज्यसभा इस आशय से प्रस्ताव पारित करती है तो पहला तो बोले कि जब राज्यसभा विशेष बहुमत का प्रस्ताव पारित करती है तो राज्य सूची में परिगणित किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। आर्टिकल 249 में बताएगी बात ये, ठीक है। तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकेगी, पहली बात सही है। सेकेंड बात, जब तक विधि तब तक लागू रहती है जब तक इसे संसद के किसी भी अधिनियम द्वारा निरसित नहीं कर दिया जाए। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जब तक प्रभावी रहता है तब तक प्रभावी रहता है जब तक यहाँ पर प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए मान होगा, और प्रस्ताव समाप्त होने के 6 महीने के बाद कानून का जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, ये समान विषय पर विधि बनाने के लिए राज्य विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित करती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि राज्य विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। ये राज्य विधायिका की उसी विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन विसंगति के मामले पर संसदीय कानून प्रभावी होगा, ये बात गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक बात सही है। 33 का क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए कौन सी शर्तें हैं? पहला, वे संघ या राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही नहीं होना चाहिए। पहली बात, 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, आर्टिकल 233 के तहत। सेकेंड बात है, वह 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहो। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात करेक्ट है, उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि उसकी नियुक्ति के लिए संबंधित उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं, आंसर यहाँ से 1, 2, 3 ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 नंबर है, उपचारात्मक याचिका के संबंध में विचार करना है। ये एक न्यायिक नवाचार है और यहाँ पर भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि न्यायिक नवाचार है और ये रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में विकसित हुआ था और संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। इसकी सुनवाई केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश और समीक्षा याचिका खारिज करने वाले न्यायाधीश सहित 5 जो न्यायाधीश की जो पीठ थी उसके द्वारा किया जाना चाहिए, करेक्ट है, ठीक है, यदि उपलब्ध हो तो। तीसरा है, ये इस प्रकार की याचिका का निर्णय या आदेश की तारीख 6 महीने के भीतर दायर की जानी चाहिए। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि उपचारात्मक याचिका के लिए कोई निश्चित समय सीमा जैसे 6 महीने या साल भर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और इसे हालांकि इसे पुनर्विचार के लिए याचिका खारिज होने के बाद दायर कर सकते हैं। ओनली 1 टू करेक्ट है, 35 का बी। 36 है, प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन निकायों की अध्यक्षता की जाती है? 36 का आंसर हो जाएगा, एक तो राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन जो परिषद है ये भी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1, 2, 3 और राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी परियोजना प्राधिकरण ये भी। चारों बातें यहाँ से क्या है? करेक्ट हो जाएगी, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1, 2, 3, 4 डी। 37 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में विचार करना है। संविधान में मंत्रिपरिषद की श्रेणियों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदस्य संख्या की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि 91 संविधान संशोधन था, उसमें यहाँ पर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15%, कितना 15% से अधिक नहीं होगी, ना कि संसद जिसमें राज्यसभा की शामिल होती है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत होगी, ये यहाँ से आंसर होगा। 38 है, न्यायालय की अवमानना के संबंध में विचार करना है। वाक्यांश न्यायालय की अवमानना से संबंधित से संविधान द्वारा पारित नहीं किया गया था। मतलब कहने का कि वाक्यांश न्यायालय की अवमानना को संविधान द्वारा जो इसे परिभाषित नहीं किया गया है। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि संविधान न्यायालय की अवमानना शब्द का उल्लेख आर्टिकल 129 और 215 इसमें किया गया, लेकिन इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया।
इसकी परिभाषा न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में दी गई है, ये बात करेक्ट है। सेकेंड बात है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए किसी भी शक्ति के विरुद्ध कार्यवाही में प्रारंभ करने का कोई अधिकार नहीं होता है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना करने के दंडित करने का अधिकार है। तीसरी बात है किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कम करने वाले मामले का प्रकाशन न्यायालय के अधिकारी अवमानना के तहत आएगा। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 39 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और संबंधित राज्य के जो संबंधित नियम है उसके बारे में विचार करना है। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर की एक मंत्रिपरिषद होगी जो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। पहली बात 39 का यहाँ से गलत है क्योंकि अधिनियम की धारा 54 के अनुसार परिषद जो होते मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% से अधिक नहीं होगी। यहाँ से 15% बोला है तो गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर और यहाँ पर कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में 15 वर्ष की अवधि तक निवास कर चुका है वह जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र का अधिवासी बन जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। तीसरी बात है संघीय राज्य जो संघीय संसद इसको सभी शासकीय प्रयोजन के लिए राजभाषा के रूप में जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में प्रयोग होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं के रूप में हिंदी को अंगीकार करने का अधिकार देगा। तीसरी बात गलत है क्योंकि अधिनियम की धारा 47 के तहत केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को राजकीय प्रयोजन के लिए भाषा चुनने का अधिकार होता है, ना कि सीधे संघीय संसद को। ठीक है, जब तक विधानसभा नियम न बना ले। तो सिर्फ दूसरी बात इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? B39 का सही आंसर है। क्वेश्चन 40 है 40 नंबर निम्नलिखित में से किसने या किन से भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में सहायता मिली है? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर। एक तो नीति आयोग का गठन, पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। एक स्वीकृत संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है जो GST के लेकर था। ठीक है, सही हो जाएगा। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1962 के बाद में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश में 1962 में यह मामला मुख्य रूप से निश्चिताधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित होगा। तीसरी बात गलत है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 41 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य क्षेत्रातीत विधान केवल भारत की संसद द्वारा बनाया जा सकता है। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट मामले में संबंधित विषय पर विधान बनाने की शक्ति भारत के संसद में निहित होगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि 248 आर्टिकल जो है उसके तहत अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती हैं। दोनों बातें क्या है? करेक्ट है। 41 का आंसर C 1 और 2। 42 नंबर है 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 42 का पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट उसके प्रसाद पर धारण करता है। पहला गलत होगा। संविधान का यह प्रावधान है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सेकेंड बात गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, बहुमत दल का नेता वाली बात एक स्थापित संसदीय परंपरा है, इस संविधान में लिखित प्रावधान नहीं है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि राज्यसभा का कोई भी सदस्य निर्वाचित या मनोनीत प्रधानमंत्री बन सकता है। तीनों बातें गलत है। आंसर क्या होगा? D, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी पारंगत विधेयता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार पारंगत विधेयता, ठीक है, इसको उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सेकेंड, राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाएगा। सेकेंड बात सही है 219 के तहत आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीसरी बात गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ओनली 2 करेक्ट है। ठीक है,
ओनली 2 करेक्ट है, ये आंसर होगा। 44 है, संसद की प्राक्कलन समिति के संबंध में विचार करना है। समिति ने मंत्रियों का कोई प्रतिनिधित्व न होने के कारण ये प्रशासन में कार्यकुशलता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव नहीं दे सकती है। 44 का पहला गलत है, क्योंकि यद्यपि इसमें मंत्रियों की प्रतिनिधित्व नहीं होता है, लेकिन ये समिति प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकती है। इसे नियंत्रक मालिका परीक्षक की विशेषज्ञतापूर्ण सहायता नहीं मिलती है, जो कि लोक लेखा समिति के पास उपलब्ध होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्य की जाती है और वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल में होता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये यहां से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद की तुलना में सदस्यों पर विचार करना है। देखते हैं इसके संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के लगभग 5% सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि यहाँ पर विधान परिषद के मामले में कुल सदस्यों को 15% से अधिक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहली बात क्या होगी? 45 का 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, कुल 250 लगभग 4.8%, ठीक है। और विधान परिषद के मामले में राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6 भाग लगभग 16.6%, ठीक है। तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, राज्यसभा लोकसभा के साधारण विधेयकों के लिए पुनरीक्षण निकाय है, जबकि राज्य विधान परिषद केवल सलाहकारी निकाय होगा। सेकेंड बात सही है, क्योंकि राज्यसभा के पास साधारण विधेयक के संबंध में पर्याप्त शक्तियां होती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक पुनरीक्षण निकाय होगा। इसके विपरीत विधान परिषद के पास केवल देरी करने की शक्ति होती है, अन्यथा विधानसभा का निर्णय प्रभावी होता है, इसलिए केवल सलाहकारी निकाय होगा। यह पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा है, भारतीय संविधान के तहत राज्यसभा और राज्य विधान परिषद दोनों सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीसरा क्या होगा? तीसरा तीसरा सही होगा, ठीक है। 2 और 3 इसका सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। 2 देश में नहीं दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो बी स्टेटमेंट था ना केवल 2 वाला, ये कई माना कि यहाँ पर मानदान 2 है, इसमें 3 को सही नहीं मान सकते हैं, सही माना गया। लेकिन यहाँ पर विधायी शक्तियों के मुख्य अंतर के आधार पर बी सबसे सटीक आंसर इसका होगा, है ना, 2 केवल। तीसरी बात यहाँ पर गलत बताई जा रही है, वही मुझे डाउट था तीसरे में कि तीसरा गलत हो सकता है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है ये तीसरा स्टेटमेंट कहीं कहीं पर सही माना गया इसको, क्योंकि यहाँ पर बोला तीसरे में, फिर से पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के तहत राज्यसभा और राज्य विधान परिषद दोनों सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो संविधान ने राज्यसभा को अधिकतम 250 हो गई, ठीक है, और विधानसभा की कुल अधिकतम संख्या 1/3, लेकिन न्यूनतम संख्या 40, दोनों की अधिकतम संख्या निश्चित की हो गई, है ना। तो यहाँ से स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ठीक है। तो अपने क्योंकि अपनी बातें हम लोग की सही है, राइट। यहाँ पे आंसर वैसे 2 तो ठीक है, हम लोग कर लेते हैं, चलो केवल 2, लेकिन तीसरा भी सही होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है इन सबकी, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? देख लेना एक बार तीसरा स्टेटमेंट अपने साइड से, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट सही होगा ये, है ना। इन्होंने यहाँ पर गलत कर रखा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में वर्णित प्रधानमंत्री पद से संबंधित प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। प्रधानमंत्री की पदावधि 5 वर्ष होती है। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री की पदावधि निश्चित नहीं होती है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारणा करता है। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसे बर्खास्त नहीं किया सकता है। सेकेंड बात है, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया था, न कि राष्ट्रपति द्वारा। दोनों बातें गलत है, डी। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्त और संभावित कारण होंगे इसके? पहला, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव को रोकना। पहला आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, निर्वाचन प्रक्रिया में होने वाले निर्वाचन व्यय को घटाना, और ये राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर डी। 48 है, केंद्र व राज्यों के मध्य
कर निर्धारण की शक्ति के विभाजन के संबंध में विचार करना है। पहला, संवर्धित सूची में उल्लिखित विषय पर कर निर्धारण का अधिकार अनन्य रूप से संसद के निहित होगा। 48 का पहला आंसर गलत है। संवर्धित सूची में कर लगाने की शक्ति बहुत सीमित है और समानता कर लगाने की शक्तियां संघ सूची और राज्य सूची के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित की हैं ताकि टकराव ना हो। दूसरा बोला है किसी भी सूची में उल्लिखित विषय पर करों को अधिरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल में निहित होगा। दोनों बातें गलत हैं क्योंकि यहाँ पर संविधान का आर्टिकल 248 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ जिनमें विषय शामिल होते हैं जिसकी सूची इसमें नहीं होती है और कर लगाने का अधिकार अनन्य रूप से संसद के पास होती है, न कि राज्य विधानमंडल के पास। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। 49, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत है। इसमें जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा 49 का ये हो जाएगा, भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था, क्योंकि गलत है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का पद भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चमसफोर्ड सुधार के तहत सृजित किया गया था, ना कि 1909 के तहत। ये गलत हो जाएगा, बाकी सही है। लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर 50 नंबर, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के कारण मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। आंसर जाएगा 50 का करेक्ट आंसर। एक तो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, सही बात है। दूसरा, लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने पर धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का गिरना सरकार की नीतिगत पराजय की और बहुमत की कमी आने का कारण होता है। लोकसभा में धन विधेयक पारित न होने पर, तीसरी बात भी सही है क्योंकि बजट में धन विधेयक सरकार की ऋण होती है एक तरह से, है ना, इसका गिरना स्पष्ट रूप से बहुमत का भाव को दर्शाता है। तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर 50 का 1 2 3 डी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग ने 50 क्वेश्चन यहाँ पर मिनी टेस्ट जो तीसरा है इसका कवर कर लिया, ठीक है। और यहाँ से आपको बताने कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से करेक्ट हुए, आप बता सकते हो अपने क्वेश्चन। जो क्वेश्चन डाउट था ना तीसरा स्टेटमेंट वाला, वो एक तरह से आप देख लेना एक बार अपने साइड से, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वो तीसरा करेक्ट होगा आंसर, है ना। वहाँ पर तीसरा क्या दिखा रहा था, तीसरा गलत दिखा रहा था वो, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, राइट। एक बार आप स्टेटमेंट रीड करना उसका, ठीक है। बाकी छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मिस्टेक इनका कभी कभी क्वेश्चन में हो जाता है ना, तो चलता रहता है इतना, आप एक बार और अच्छे से देख लेना। यहाँ से 50 क्वेश्चन है, आप बताओ कितने क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट हो गए, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और एक बात और, अभी जो दृष्टि का टेस्ट नंबर यहाँ पर 22वां है ना, टेस्ट नंबर 22 जो अभी मेंटरशिप का हुआ है संडे को, वो भी हम लोग करेंगे, और जो 21 का पार्ट 2 बचा है वो भी आज कर लेंगे कवर, ठीक है।